नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम नया टॉपिक अम्ल क्षार सिद्धांत शुरू करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक होता है वो रीट के सिलेबस में इसमें से क्वेश्चन अवश्य आएगा। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए भी यह टॉपिक क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें से आपसे क्या पूछेगा वो कि अम्ल और क्षार में विभेद करवाएगा, आर्नियस के अकॉर्डिंग, ब्रास्टन लॉरी के अकॉर्डिंग या लुईस के अकॉर्डिंग, या आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है और क्यों है। अम्लीयता का ऑर्डर पूछ लेगा, क्षारीयता का ऑर्डर पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है आपसे कि पीएच का मान, कि इसमें से किसकी पीएच कितनी होगी, क्यों होगी। तो ये जो सब टॉपिक हैं हम आपको ट्रिक के द्वारा सॉल्व कराएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक अम्ल क्षार सिद्धांत की। तो देखिए, वैज्ञानिक नहीं आए थे उससे पहले, यानी आर्नियस से पहले क्या था कि सामान्य धारणाएं थी कुछ अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल और क्षार के बारे में जो सामान्य अवधारणाएं थी वो क्या थी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। यानी अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं हम, सामान्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसमें पहला पढ़ रहे हैं हम अम्ल क्या होते थे, उस टाइम पर अम्ल किनको कहा जाता था। तो अम्ल के लिए पहला कहा हमने कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट कहा हमने, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तथा दूसरा कह रहे हैं हम, अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यानी ये नीला लिटमस है, ये मैंने ब्लू कलर से बनाया, इस ब्लू कलर को किसमें करेंगे, वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए भी आप भूल जाते हो तो सीधा सा याद रखना है, इसे नाम करके अनिल। यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। दूसरा क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अम्ल नीले को करते हैं लाल या लाल को नीला। तो आप कन्फ्यूज ना हो, सीधा सा याद रखना अनिल। अनिल का मतलब F4 अम्ल, ने का मतलब नीले लिटमस को L4 लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट देखें इसमें कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, और यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी रिएक्शन अगर लिखें हम, जैसे अम्ल और क्षार की रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं, जैसे HCl प्लस NaOH इक्वल टू, ये बन गया NaCl प्लस H2O। यानी ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार ने रिएक्शन की, क्या बना, लवण व जल, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अम्ल जो होते हैं, यानी तनु अम्ल की बात कर रहे हैं, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ
क्रिया करके अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अम्ल की अगर धातु के संग रिएक्शन की जाए, यानी हम ऐसे कह रहे हैं कि अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकालेंगे बताओ? वो H2 गैस निकालेंगे। कैसे होगी रिएक्शन देखिए कि ये हमने HCl लिया एसिड, और यहाँ पर ये धातु ली जैसे जिंक, इसके साथ में ये रिएक्शन कराई, तनु डाइल्यूट फॉर्म में है, ये क्या बना देगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस, यानी लवण बनाया इसने और क्या निकाल दी? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम फेमस एग्जाम्पल देखें, जैसे H2SO4 होता है, तनु H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये क्या बनाएगा? देखिए ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकाल देंगे? ये H2 गैस निकालेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगला पॉइंट देखें हम। अगला पॉइंट देखिए कि जो अम्ल होते हैं वो कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालेंगे? CO2। तो देखिए अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर अम्ल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस निकालेगा? CO2 गैस निकालेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होती है कि हमने लिया जैसे CaCO3 का धातु कार्बोनेट, इस पर एसिड की रिएक्शन कराई और ये बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये गैस निकाल दी कौन सी बताओ? CO2। तो हमने कहा जब ये धातु के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगर धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की तो ये कौन सी गैस निकालेगा बताओ? CO2 गैस निकालेगा। इस रिएक्शन को देखें ये हुई कैसे वास्तव में। तो देखिए CaCO3, ये CaCO3 कैसे टूटा? Ca+2 प्लस CO3 - 2 ऐसे टूट गया। ये कैसे टूटा? H प्लस और Cl माइनस, इनकी रिएक्शन कराई हमने तो देखिए प्लस की माइनस से और माइनस की प्लस से, तो ये तो बन गया CaCl2 और ये H2CO3 बनता। और H2CO3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो तुरंत ही किस में टूट जाएगा बताओ? H2O और CO2 में। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन मैंने बताई आपको कैसे टूट के होती है। प्लस वाला माइनस से रिएक्ट करना और माइनस वाला प्लस से रिएक्ट करने पर पहले कार्बोनिक अम्ल बनता है H2CO3 जो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है और किस में टूट जाता है? H2O और CO2 में। तो अम्ल की जब हमने बात की तो अम्ल क्या थे? सामान्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। सामान्य सिद्धांतों में पहले क्या था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और अगला कह रहे हैं कि अम्ल जो होते हैं वो धातु
के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सक्रिय धातु के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, और अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 गैस निष्कासित करते हैं। ये तो हुई अम्ल की बात। अब देखें हम क्या, क्षार के बारे में। तो देखिए क्षार की जब बात कर रहे हैं हम, तो क्षार लिया हमने, तो क्षार में देखिए क्षार क्या कह रहे हैं कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे या तीखे होते हैं। क्षार जो होंगे वो स्वाद में क्या होंगे, कड़वे या तीखे होते हैं। अगला दूसरा पॉइंट कहें, इसका उल्टा कह देंगे, अम्ल तो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल, और जबकि क्षार जो होते हैं ये क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, नीला। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट सेम है कि हम कह रहे थे अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण बनाते हैं। इसका मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो क्षार होते हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यानी हमने ऐसे कहा क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू क्या बनेगा, लवण प्लस जल, वही रिएक्शन आ जाएगी। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके दौरान जो ऊष्मा मुक्त होती है उसको क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अगला देखिए, चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अम्ल जो है इसके अकॉर्डिंग सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकाल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्षार भी जो होते हैं ना वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या कहा कि क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये भी क्या निकालेंगे बताओ, हाइड्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन देखें हम, तो ये रिएक्शन जो होती है वो होती इम्पोर्टेंट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई में पूछ ली गई है। तो देखिए इसमें देखें रिएक्शन को कि ये क्षार लिया हमने, जैसे NaOH प्लस इस पर धातु की रिएक्शन कराई, जैसे जिंक की कराई हमने, तो ये बना क्या, Na2ZnO2 प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस के लिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। इसका जो नाम है वो है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे भी क्या निकली है बताओ, हाइड्रोजन गैस। अगला एग्जाम्पल और देखें, इसमें दूसरा एग्जाम्पल होता है, इम्पोर्टेंट होता है दूसरा, कि NaOH के संग में एल्युमिनियम की रिएक्शन आती है और वाटर के साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये भी क्या बनता है बताओ, देखिए NaAlO2 प्लस क्या निकालता है, ये भी हाइड्रोजन गैस, और ये इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं इसको। अगली रिएक्शन देखें, अगला पॉइंट देखें इसमें 5वां, कि यहाँ कह रहा था अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या निकाल रहे थे, CO2 गैस। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसका क्षार का भी, कि अम्ल तो कार्बोनेट के संग रिएक्शन करते हैं जब CO2 निकालते हैं, और क्षार जो क्या करते हैं इसका उल्टा काम करते हैं। क्षार जो होते हैं वो CO2 को अवशोषित करके, CO2 को क्या करते हैं, क्षार अवशोषित करके धातु कार्बोनेट बनाते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन होती है ये। तो हमने कहा क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित कर, क्षार CO2 को अवशोषित कर
क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। तो देखिए कार्बोनेट बनाया, तो इसमें देखिए क्षार को हमने लिया जैसे NaOH प्लस CO2, NaOH प्लस CO2, और ये क्या बन जाएगा देखिए Na2CO3 प्लस H2O। तो ये बना दिया इसने धातु कार्बोनेट। तो हमने देखा कि क्षार और अम्ल और क्षार में जब डिफरेंस देखा, तो क्षार की जब बात कर रहे हैं हम, तो क्षार क्या कह रहे हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लवण के साथ, वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और चौथा पॉइंट हमने कहा था कि क्षार जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और क्षार जो होते हैं वो CO2 को अवशोषित करके क्या बना देते हैं, कार्बोनेट बना देते हैं। तो ये जो थे अपन ऐसे कहते हैं अम्ल और क्षार की पुरानी अवधारणाएं या अम्ल और क्षार के सामान्य सिद्धांत हैं। उसके बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों में हम अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ेंगे, आर्रेनियस का सिद्धांत, ब्रास्टन लॉरी और लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। अब देखते हैं हम अम्ल क्षार सिद्धांत। तो वैज्ञानिकों में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो था आर्रेनियस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्रेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो आर्रेनियस जो था वो अम्ल और क्षार के बारे में क्या कहता है। आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो इसने एक कंडीशन लगाई कि जलीय विलायक कहा है उसने, जल में, यानी जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, केवल जल ही होना चाहिए। तो हाँ, ये क्या कह रहा था आर्रेनियस। आर्रेनियस के लिए कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जलीय विलायक होना चाहिए। ये क्या करता है, इस जलीय विलायक में ही अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है। इसके अकॉर्डिंग देखें, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में आयनित होकर के क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर या आयनित होकर के क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो इसके लिए कंडीशन लगाई कि जल ही विलायक होना चाहिए। तो जल में ही ये अम्ल एवं क्षार की व्याख्या करता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या भी कहते हैं, वाटर आयन सिस्टम, जल आयन तंत्र प्रणाली भी कहते हैं। वाटर आयन सिस्टम, ये जो अवधारणा है या सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, वाटर आयन सिस्टम, जल आयन तंत्र भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अम्ल एवं क्षार की जो व्याख्या है वो केवल किस में की जा सकती है, जलीय विलायक में ही की जा सकती है। तो आर्रेनियस ने क्या कहा था, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वो पदार्थ हैं जो जल में घुलकर के क्या देंगे, OH- आयन देंगे। इसलिए इनके एग्जाम्पल की जब बात करें हम, तो एग्जाम्पल देखिए आप कि जैसे HCl है, इसको हमने जल में घोला तो ये किस में टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा, यानी H+ और Cl- में इसने H+ दिए। जैसे HNO3 है, इसको भी हमने जैसे ही जल में घोला तो ये H+ NO3- में टूट गया। H2SO4, ये कैसे टूटा, H+ SO4- 2 बैलेंस किया, 2 हो गया। यानी अगर आर्रेनियस के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो क्या है बताओ, अम्ल हैं जो जल में घुल करके क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। अगर हम क्षार की बात करें तो देखिए क्षार में क्या थे कि जैसे NaOH है, इसको जैसे ही जल में घोला हमने तो ये टूट गया Na+,
प्लस OH माइनस के OH है, इसको जैसे ही जल में घुला तो ये टूटा K प्लस OH माइनस में, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस है, इसको जैसे ही तोड़ा हमने ये टूटा Ca+2 प्लस OH माइनस, इसको बैलेंस किया तो 2 का गुणा हो गया। अब ये क्या है, जल में घुलकर क्या दे रहे हैं बताओ, OH माइनस आयन दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, क्षार बोलेंगे। तो अम्ल और क्षार के ये एग्जाम्पल हो गए। यह जो सिद्धांत है वो क्या हो गया, अमान्य घोषित हुआ था, असफल रहा। क्यों रहा, क्योंकि इसकी कुछ क्या थी, कमियां थी। कमियां क्या थी देखिए, तो आर्हेनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत की क्या पढ़ रहे हैं हम, कमियां। तो कमियों में देखिए, पहला कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल अम्ल एवं जो क्षार की व्याख्या थी वो केवल किस में की जा सकती थी, जलीय विलायक में ही हम अम्ल एवं क्षार की व्याख्या कर सकते हैं। अन्य कोई विलायक लेने पर अम्ल एवं क्षार की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी हम ऐसे कह दें कि अजलीय विलायक में इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो पहली जो कमी थी, सबसे पहले इसकी कमी क्या लिखी हमने, कि जल के अलावा अन्य किसी विलायक में, अन्य किसी विलायक में अम्ल एवं क्षार की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अम्ल एवं क्षार की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट देखें, दूसरा, कि कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिनमें H+ आयन प्रेजेंट ही नहीं हैं, फिर भी वे क्या हैं, अम्ल। क्यों, इसके बारे में आर्हेनियस कुछ नहीं बता पाया। जैसे बात करें हम SO2, CO2, SO3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2, BF3, AlCl3 आदि में किसी में भी H+ प्रेजेंट नहीं हैं, फिर भी वो क्या हैं, अम्ल हैं। क्यों हैं, इसके बारे में आर्हेनियस कुछ भी नहीं बताता। कौन बताता है इसके बारे में, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि लुईस के अकॉर्डिंग ये अम्ल हैं कि क्षार हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, कि ऐसी प्रजाति, ऐसी स्पीशीज जिनमें H+ आयन उपस्थित नहीं हैं, फिर भी वे अम्ल हैं। क्यों, इसके बारे में आर्हेनियस कुछ भी नहीं बताता। तो एग्जाम्पल जैसे बात करें हम, जैसे CO2, SO2, SO3, AlCl3, FeCl2, ZnCl2, BF3 आदि जो हैं वो क्या है, किसी में भी देखो, इसमें किसी में भी H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं, इनके बारे में आर्हेनियस कुछ भी नहीं बताता। अगला तीसरा पॉइंट कह रहे हैं हम कि कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिनमें OH- आयन प्रेजेंट नहीं हैं, फिर भी वे क्षार हैं। क्यों हैं, इसके बारे में भी आर्हेनियस कुछ भी नहीं बताता। तो अगला पॉइंट क्या है, कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनमें OH- आयन उपस्थित नहीं हैं, फिर भी वे क्षार हैं। क्यों,
इसके बारे में भी क्या नहीं बताता आरएनएस, कुछ नहीं बताता। एग्जाम्पल की जब बात करें हम तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अमोनिया RnH2 R2NH R3NN 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। और इसके बाद देखा हमने प्रीडीन, प्रोल आदि में किसी में भी क्या प्रेजेंट नहीं है बताओ, OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये क्या हैं, क्षार हैं। क्यों? इसके बारे में आरएनएस कुछ भी नहीं बताता। अगला पॉइंट अगर देखें हम तो देखिए अगली कमी क्या थी कि एक H3BO3 होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसके अम्लीय प्रकृति की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। H3BO3 के अम्लीय प्रकृति की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। और अगला पॉइंट है कि H3O+ की हाइड्रोनियम आयन है ये कि स्थायित्व की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। तो आरएनएस की ये कमियां थी। इसके बाद में आएगा ब्रास्ट एंड लॉरी सिद्धांत, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।